सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपका दोस्त उदय छिब्बर। तो हम जैसे कि एशियंट हिस्ट्री के बारे में कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम एशियंट हिस्ट्री में जो नंदा डायनेस्टी का एंड हुआ था, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो उसके आगे हम नंदा डायनेस्टी के बाद इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में जो बात की थी, नंदा डायनेस्टी हमारी 323 बीसी में खत्म हुई, जिसको ओवरटेक किया आपकी मौर्यन एम्पायर ने। तो अब ये मौर्यन एम्पायर आप सबको पता है कि कैसे हुआ था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ नंदा डायनेस्टी, धनानंद जो लास्ट रूलर थे, उनको ओवरथ्रो किया। तो ये आप सबको क्लियर है? ठीक है। तो अब मैं एक आप लोगों के साथ एक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और एक क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि मौर्यन एम्पायर से पहले एक यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन हुई थी इंडिया में। फॉरेन इन्वेजन का मतलब, जैसे आप टॉपिक कवर करेंगे तो आपको याद आएगा। तो फॉरेन इन्वेजन में सबसे पहले जो फर्स्ट कॉन्करर थे वो थे पर्शियन। जो साइरस थे पर्शिया के, वो फर्स्ट इन्वेडर थे जो इंडिया आए थे। वो आए थे 540 बीसी में। अब आप सोचेंगे 540 बीसी में रूलर कौन सा था? तो यहाँ पे मगध एम्पायर चल रहा था, पर उनका इस टाइम इतना कोई लेना देना नहीं था। जो अजातशत्रु वगैरह वो आपस में ही लड़ रहे थे। तो ये नॉर्थ इंडिया के, मतलब यू कैन से कश्मीर तक ये काफी पेनिट्रेट कर चुके थे इंडिया में। और इन्होंने जो इंडियन सोल्जर थे उनको पर्शियन आर्मी में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था, जो कि हो भी गया था। तो नॉर्थ इंडिया तक आए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक आए, और देन उसके बाद वापस चले गए थे और एक आदमी को अपने यहाँ छोड़ गए थे। तो ये थे पर्शियंस। इनका सिर्फ इतना ही रेलिवेंस है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल बात है, जो साइरस वो पर्शिया था, उनके बाद जिसने ओवरटेक किया वो डेरियस वन थे। जैसे ये ग्रीक थे तो डेरियस वन, देन डेरियस टू, देन डेरियस थ्री, तो इनका ऐसे ही नाम चलता है। और जो सेकंड अपने कॉन्करर थे वो थे मैकेडोनियन के बारे में। जो मैकेडोनिया रीजन से आए थे वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनको हम सिकंदर कहते हैं। सिकंदर और अलेक्जेंडर एक ही आदमी है, जिसको डिफरेंट लैंग्वेज में, जिसने हिंदी में पढ़ा हुआ है उसको सिकंदर सुनता है। अलेक्जेंडर जो इंडिया में है, पर आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे और जो रेलिवेंस आए वो अलेक्जेंडर का ही आएगा। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट मैकेडोनिया से आए थे। ये आए थे 540 बीसी में और ये थे 327 बीसी में। अब तो सोचने की बात है कि इनका इनसे कोई लेना देना नहीं था। इनका इनमें से किससे लेना देना था? डेरियस वन, डेरियस टू, देन डेरियस थ्री से। जो डेरियस थ्री थे वो इनके कंटेम्परेरी थे विद रिस्पेक्ट टू पर्शिया और मैकेडोनिया के। अलेक्जेंडर और डेरियस थ्री जो थे वो आपस में कंटेम्परेरी थे। तो इन्होंने डेरियस थ्री को हराया था बैटल ऑफ अर्बेला। बैटल ऑफ अर्बेला को डिफरेंट नाम से भी जाना था, गंगबेला करके भी, जो कि 330 बीसी में हुई थी। 330 बीसी में अर्बेला की बैटल हुई, जिसमें डेरियस को इन्होंने हरा दिया था बुरी तरह। और ये डेरियस को हराने के बाद इन्होंने काबुल को कॉन्कर कर लिया था। 330 में लड़ाई हुई, तो 328 तक इन्होंने काबुल को कॉन्कर कर लिया था। हमने यहाँ पे 327 बीसी इसलिए लिखा है क्योंकि इंडियन कॉन्टिनेंट में 327 बीसी में आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पता होगा अलेक्जेंडर जब आए थे तो यहाँ पे ऑलरेडी पर्शिया का एक राजा था जिसने अपना साम्राज्य सेट कर रखा था, डेरियस वन को छोड़ के गया था। अलेक्जेंडर के टाइम डेरियस वन का जो पोता था डेरियस थ्री, वो यहाँ पे रूल कर रहा था। अलेक्जेंडर आए, उन्होंने बैटल ऑफ अर्बेला हुई जो 330 बीसी, कोई 331 बीसी कहता है, हुई। उन्होंने यहाँ पे इसको हरा दिया और काबुल को कॉन्कर कर लिया 328 बीसी में। ओके। तो इसके बाद अब यहाँ पे जब हमें पता लग गया कि जब यहाँ पे जो भी हिस्ट्री रही है, तो इसके बाद जो आपका नीचे बच के आया है फॉरेन इन्वेजन में, वो है अलेक्जेंडर। ओके। अलेक्जेंडर जब काबुल आ गया, काबुल उस टाइम इंडिया अफगानिस्तान टोटल यू कैन से एक ही था, ये बाद में बने हैं। तो अलेक्जेंडर ने जब काबुल को कॉन्कर कर लिया, तो काबुल से यहाँ आने में सिर्फ एक हिंदू कुश पर्वत आता है और इन बिटवीन कुछ नहीं आता, क्योंकि टेरेन ऐसी है कि वहां पे आप कुछ लड़ाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो जब अलेक्जेंडर ने काबुल कॉन्कर कर लिया, जैसे यहाँ लिखा है 328 बीसी में काबुल कॉन्कर कर लिया, तो अब उसका क्या था? वो कहते हैं देश जीतने के उसमें निकला हुआ था, वर्ल्ड मतलब विश्व विजेता जिसको कहते हैं, उसकी राह पे वो निकला हुआ था। तो जब उसने काबुल कॉन्कर कर लिया, अब जब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल काबुल आ गया, तो उसकी इच्छा थी इंडिया एंटर करने की। अब जब इंडिया एंटर करा तो खाइबर पास आता है हिंदू कुश पर्वत के आगे होके। वो खाइबर पास के थ्रू जैसे ही निकला तो रूलर था तक्षशिला का अंबी रूलर था। आप इसको स्टोरी की फॉर्म में चलिए। अलेक्जेंडर मैकेडोनिया से निकला, उसने जो पर्शिया का रूलर था डेरियस थ्री, उसको हराया बैटल ऑफ अर्बेला में 330 बीसी में। उसके 2 साल बाद उसने काबुल को कॉन्कर कर लिया 328 बीसी में।
अब जब काबुल को कॉन्कर किया उसने, तो काबुल के बाद उसने इंडिया में घुसने की कोशिश की खाइबर पास के थ्रू, जो कि हिंदू कुश पर्वत से होते हुए इंडिया में एंटर करते हैं। वहां मैक्सिमम इन्वेटर जो सेंट्रल एशिया से हैं वो खाइबर पास के थ्रू ही आए हैं, चाहे वो आपका वैदिक कल्चर में आर्यंस थे, चाहे वो हिंदू कुश पर्वत से होते अलेक्जेंडर आए, चाहे वो आगे जो आपके मोहम्मद गोरी और मोहम्मद बिन कासिम आएंगे वो हों। एक ही रास्ता रहता है नॉर्थ से इंडिया में एंटर करने का। तो जैसे इंडिया आया तो उसकी सबसे पहले या तो होता है कि एक राजा आपको जो फर्स्ट में मिला उसने आपसे लड़ाई की और आप मुश्किल में आ गए, पर ऐसा नहीं हुआ। जो तक्षशिला का रूलर था, रूलर अंबी, उसने उनका बड़े अच्छे से वेलकम किया कि आप प्लीज आइए। जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को जब हराना था तो इब्राहिम लोदी के अंकल ने ही बाबर को इन्वाइट किया था कि आप आगे इब्राहिम लोदी को हराओ, जिस वजह से मुगल साम्राज्य का राज हुआ। ऐसे यहाँ पे रूलर अंबी था जिसने, मतलब रूलर अंबी था तक्षशिला का, जिसने उसको अलेक्जेंडर सिकंदर को इनवाइट किया कि आप प्लीज यहाँ आइए और वेलकम कीजिए। तो क्या हुआ, जो सिकंदर था वो अंबी के पास आया, अंबी के पास रुका, तो उसको पता लगा कि जो नेक्स्ट स्टेप में राजा आएगा वो आएगा पोरस। तो उसने अंबी के पास रहते अपना एक मिशनरी, जिसको कहते हैं दूतावास यू कैन से, या संदेश लेके जाने वाला, उसको पोरस के पास भेजा, पोरस के राज्य में। और पोरस को ऑब्वियसली जब संदेश भेजा तो यही भेजा कि तू भी वेलकम कर और मेरे साथ जुड़, मेरे अंडर काम कर, जैसे अकबर किया करता था। तो पोरस ने क्या किया, उसके मिशनरी जो उसकी इंफॉर्मेशन लेके आया उसने मना कर दिया कि मुझे ये स्वीकार नहीं है जो आप मैसेज लेके आए हो, और मैं आपको आगे भी नहीं जाने दूंगा। तो ये देखिए अलेक्जेंडर, पोरस के साथ अलेक्जेंडर की फाइट हुई, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ हाइदस पास। अब ये बैटल ऑफ हाइदस पास हुई कब, ये बैटल ऑफ हाइदस पास हुई जब अलेक्जेंडर अंबी को छोड़ के पोरस की तरफ बढ़ रहा था, तो पोरस की आर्मी ने उसका विरोध किया बहुत अच्छा। और ये बैटल ऑफ हाइदस पास हुई आपकी रिवर वितास्ता के आगे, मतलब वितास्ता रिवर थी जो फ्लो हो रही थी, उसके अराउंड ये बैटल हुई। और ये वितास्ता रिवर आज के एंड में हम झेलम कहते हैं इसको, रिवर झेलम, जो कि कश्मीर में है। तो ऑब्वियसली जो ये लड़ाई हुई J&K में ही लड़ाई हुई। तो जब उसकी आपकी अलेक्जेंडर की उससे लड़ाई हुई पोरस से, तो लड़ाई इतनी अच्छी थी कि नो डाउट कि पोरस हार गया, अलेक्जेंडर जीत गया। पर अलेक्जेंडर उससे बहुत इंप्रेस हुआ कि उसने, मतलब यू कैन से जैसे बाली और रावण की लड़ाई हुई थी कि बेशक बाली जीत गया था पर वो कहता था कि तूने मेरे को बराबर की टक्कर दी है। तो सिमिलरली यहाँ पे अलेक्जेंडर पोरस की बहादुरी से बहुत इंप्रेस हुआ, उसने उसको मारा नहीं, उसको छोड़ दिया वहां पे, और वहां पे अपना एक ग्रीक गवर्नर सेलुकस निकेटर वहां पे छोड़ के गया वो। अंडरस्टूड। अलेक्जेंडर आया, अंबी ने वेलकम किया, पोरस ने मना किया, तो पोरस से लड़ाई हुई, बैटल ऑफ हाइदस पास, रिवर वितस्ता जिसको झेलम कहते हैं उसके अराउंड। पोरस हार गया, अलेक्जेंडर जीत गया। तो आगे चलते उसने वहां पे सेलुकस निकेटर को छोड़ दिया। अंडरस्टूड। इसके बाद क्या हुआ, जब वो आगे बढ़ रहा था तो आगे रिवर आती है ब्यास। अब वो जैसे देश जीतने, विश्व जीतने के उसमें चला हुआ था, तो जैसे रिवर ब्यास पे आया, रिवर ब्यास काफी लंबी चौड़ी थी, जिसको उसकी आर्मी ने क्रॉस करने से मना कर दिया कि हम ये नहीं क्रॉस कर सकते। तो उसके बाद वो भी एग्री कर गया कि ठीक है जो करना चाहता है करो, अदरवाइज तो जैसी आपकी इच्छा। तो उन्होंने वेट किया और देन उन्होंने डिसाइड किया कि हम वापस चले जाएंगे। तो अलेक्जेंडर वहां से वापस चला गया, और वहां वापस जाते जाते बेबीलोन में, जैसे ही वो बेबीलोन पहुंचा तो वहां उसकी डेथ होगी 323 BC में। ओके, अपना सेलुकस निकेटर ग्रीक गवर्नर छोड़ गया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए, और वापस जाते 323 BC में उसकी डेथ होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये 323 BC में मर चुका था और हमारा मौर्यन एम्पायर आई 322 BC में था, तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य से कैसे लिंक है? ओके, अब देखने वाली बात यह है कि जब ये 323 BC में डेथ हो चुकी थी इसकी, तो बिफोर 323 BC यहाँ पे धनानंद थे, नंदा डायनेस्टी। तो जो आपके अलेक्जेंडर जब यहाँ पे मूव डाउन हो रहे थे और जो यहाँ ब्यास रिवर क्रॉस करते हुए वापस गए, तो एक स्टडी ये कहती है कि यहाँ पे नंदा डायनेस्टी ने उनको रोका। जो मैंने आपको नंदा डायनेस्टी में पढ़ाया था, धनानंद ने अलेक्जेंडर को इंडिया आने में रोका था, वो ये था कि नंदा डायनेस्टी ने उसको नीचे नहीं आने दिया, जिस वजह से वो वापस चला गया, वहां जाते उसकी डेथ हो चुकी थी। अंडरस्टूड। तो अलेक्जेंडर का कंटेम्परेरी जो था वो था धनानंद। समझ गए आप? अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं मिला, वो धनानंद से मिला। और सेलुकस निकेटर को जब यहां पे छोड़ गया, तो मैकेडोनिया रीजन का अलेक्जेंडर का काउंटर पार्ट, या यू कैन से अलेक्जेंडर की जगह एक आदमी को नॉमिनेट जिसको किया, वो थे सेलुकस निकेटर। वो आपके नंदा डायनेस्टी के टाइम भी थे, नंदा के बाद भी थे। तो यहां तक आप सबको समझ आया? तो इसमें मैं आपको बेसिक ही बताऊंगा कि जैसे बैटल ऑफ हाइदस पास जो हुई थी, रिवर वितस्ता के अराउंड हुई थी, जिसको झेलम कहते हैं। अलेक्जेंडर धनानंद
आपस में जो फेस हुए वो हुए 326 बीसी में यहाँ पे। ओके, एग्रीकल्चर उस टाइम जो यू कैन से नंदा और प्री मौर्यन और मौर्यन की जो इन बिटवीन का रीजन था उसमें प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी थी। राइस के 2 टाइप के राइस निकल आए थे जिसको वरीही और साली कहते हैं। करीसा, निवर्तन और कुला व्याप, मतलब कुल वाप, वाप मतलब नापना और कुल्य हो गया जगह। तो ये 3 सिस्टम थे लैंड मेजरमेंट के। तो ये 3 चीजें थी। तो मौर्यंस के आने से पहले और नंदा के जाने के बाद का जो इकोनॉमिक सराउंडिंग थी इंडिया की वो ये थी। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि बैटल ऑफ हाइदर्स पास किसके बीच में हुई थी, अलेक्जेंडर और पोरस के। कौन जीता था, अलेक्जेंडर जीता था और नीचे आने की कोशिश की। वहां नंदा जो रूलर धनानंद की आर्मी ने उनको रोका, ब्यास रिवर वो क्रॉस नहीं कर पाए, देन रिटर्न सेल्यूकस निकेटर को यहाँ छोड़ गया था और 323 में उसकी डेथ हो चुकी थी अलेक्जेंडर की। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर को छोड़ के गए, अलेक्जेंडर चले गए, नंदा डायनेस्टी रही। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आए चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को स्थापित किया। अब जब मौर्यन एम्पायर को स्थापित किया तो उन्होंने एक कैपिटल चुनी। जैसे कोई अपना मिनिस्टर चुनता है तो मिनिस्टर मिलके पीएम चुनते हैं, तो उन्होंने कैपिटल चुनी पाटलिपुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र किसने चुनी थी। अदरवाइज हमने ये पहले भी देखा था कि शिशुनाग के टाइम जो आपका शिशुनाग का कालसोका था उन्होंने पाटलिपुत्र दोबारा कर दिया था, क्योंकि उदयन जो था उसने पाटलिपुत्र कैपिटल बनाई थी। उसके बाद शिशुनाग आया, उसने वैशाली कर दी, देन आपका कालसोक ने दोबारा पाटलिपुत्र। तो ये जो थे इन्होंने कैपिटल पाटलिपुत्र बनाई, आज के में बिहार में है ये। उसके बाद इन्होंने तीसरा मेजर काम क्या किया, नंदा को ओवरथ्रो किया चाणक्य के साथ। एक कहते हैं कि एक प्राकृत करके एक राजा था, उसके साथ और चाणक्य के साथ मिलकर इन्होंने धनानंद को ओवरथ्रो किया था, नंदा डायनेस्टी को। तीसरी चीज सेल्यूकस ने अब मेजर जो चीज सोचने वाली और देखने वाली है कि जब सेल्यूकस, ये लोग जो जितने थे ये लड़ने मरने के लिए आगे आ रहे थे इंडिया में, इनका कोई अपना घर तो था नहीं, अलेक्जेंडर का, पर्शिया का या सेल्यूकस का। तो जब सेल्यूकस निकेटर ने देखा तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज करके एक आदमी था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य में एज अ मिशनरी भेजा। अलेक्जेंडर ने एक मिशनरी भेजा था पोरस के पास, उसने मना कर दिया। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज करके एक आदमी था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा एज अ मिशनरी। मौर्य ने मना कर दिया। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में लड़ाई हुई जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई और सेल्यूकस निकेटर बुरी तरह हार गया। यह बैटल हुई 305 बीसी में। अब ये बैटल होने के बाद क्या है, ये हमारी, आप सब जानते हैं कि ये हमारे यहाँ पे इंडिया का बहुत अच्छा वो है कि हमारे यहाँ पे राजा जितने भी नॉन दूसरे हुए हैं वो मारते नहीं थे हारने वाले को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे ही हराया तो इनकी ट्रीटी हुई जिसमें इन्होंने अपनी लड़की की शादी इसके साथ की, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको छोड़ दिया, ये रहे तो या ये रिटर्न हो गए, इनके बारे में इतना नहीं आइडिया। तो इनकी लड़की की शादी इनके साथ हुई। अब ये सब आपने चंद्रगुप्त मौर्य, एक नाटक आता था जिसमें बिंदुसार दिखाया हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के साथ लड़ाई, बिंदुसार के साथ यू कैन से कि इनकी लड़ाई, इन्होंने अपनी लड़की की शादी की इधर। तो इसमें एक आपने चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल आता था, उसमें भी देखा होगा कि एक फॉरनर होती है बिंदुसार के साथ। तो फॉरनर जो होती है वो इन्हीं की वाइफ होती है, जो अशोक को चिढ़ती है, अशोक को नहीं बनाना, अशोक को नहीं बनाना, तो वो इन्हीं की वाइफ होती है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का मेन है। अब जो मेजर चीज है वो ये है कि इन्होंने जैनिज्म को एम्ब्रेस किया था। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों हो चुके थे, इन्होंने जैनिज्म को एम्ब्रेस किया। और ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जब जैनिज्म के 2 सेक्ट्स हुए थे, एक बुद्रबाहु और स्थलबाहु। स्थलबाहु जब फेमाइन आया था गंगा वैली में, तो स्थलबाहु जो थे वो नॉर्थ इंडिया में ही रह गए थे, भद्रबाहु जो थे वो साउथ इंडिया मूव कर चुके थे। आप सबने पढ़ा, स्थलबाहु ने अपने जो फॉलोअर्स थे, मॉन्क्स थे, उनको बोला था व्हाइट कपड़े डालने के लिए, और भद्रबाहु ने नेक्ड रहने का बोला था। जो स्थलबाहु व्हाइट कपड़े थे वो श्वेतांबर बने, भद्रबाहु नेक्ड रहने वाले वो दिगंबर बने। और हमने उसमें पढ़ा था कि जब भद्रबाहु साउथ इंडिया आए थे तो उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। ओके, ये आप सबको पता है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ साउथ में गए तो वहां पे उन्होंने सलेखना की प्रैक्टिस की। सलेखना एक प्रैक्टिस है जैनिज्म में जिसमें ये टिल डेथ खाना पीना बंद कर देते हैं। ओके, जिसको आखिर में अनशन कहना शुरू कर दिया लोगों ने। तो बेसिकली सलेखना जैनिज्म के टाइम था जिसमें आदमी टिल डेथ अपने आप को सरेंडर कर देता है, खाना पीना बंद कर देता है, और उसकी नेचुरल ही डेथ होती है उसमें। तो ये प्रैक्टिस चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पे की भद्रबाहु के साथ।
और उनकी डेथ हुई 298 BC में, और जहां पे इनकी डेथ हुई उस जगह का नाम है श्रावण बेलागोला। ओके, यहां पे इनकी डेथ हुई है, कर्नाटका में है। अब जब रिलीफ फीचर आपका आया, जब यू कैन से फेमाइन आया, तो कुछ रिलीफ मेजर लिए गए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। तो ये रिलीफ जो रिलीफ स्टेप्स लिए गए थे उस टाइम, इनका रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि कॉपर प्लेट की इंस्क्रिप्शन थी महास्थान और सोगुरा के नाम से। ये आज आप गूगल पे भी करेंगे तो ये आपको मिलेंगी कि ये कॉपर प्लेट की इंस्क्रिप्शन महास्थान और सोगुरा, जो कि फेमाइन के टाइम रिलीफ मेजर लिए गए थे। पर ये इसमें ये नहीं कहा गया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम थे, पर ये एक्चुअल में उनके टाइम ही थे। ये कहा जाता है कि प्री अशोका टाइम के इंस्क्रिप्शन ये फाउंड हुए कॉपर प्लेट के। ये क्वेश्चन आ सकता है कि महास्थान और सोगुरा क्या चीज है। ये रिलीफ मेजर लिए गए थे फेमाइन जब गंगा वैली में आया था, मौर्य अर्ली मौर्यंस के टाइम, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लिए थे। तो ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का है। इसके बाद जो आए थे राजा, वो आए थे बिंदुसार। इमीडिएट जैसे इनकी डेथ हुई 298 में, तो बिंदुसार ने ओवरटेक किया। इसके बाद आए थे अशोक। अशोक ने इनकी डेथ के आई थिंक 7-8 साल तक ये वेकेंट रहे थे, उसके बाद अशोक आए थे। तो वो कैसे आए थे, क्या हुआ था, किस किस कहते हैं कि जो मेजर अशोक के बारे में हर किसी ने सुना है कि उन्होंने अपने 100 भाइयों का वध करके गद्दी हासिल की थी, तो वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये मेजर मेरा कवर करने का मतलब था कि आपको एक तो क्रोनोलॉजी से समझ आए कि नंदा के बाद क्या हुआ था एक्चुअल में। तो नंदा के बाद जो 2 फॉरेन इन्वेडर आए थे वो यही थे, साइरस ऑफ पर्शिया और अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने पर्शिया के जो पड़ पोता था उसको हरा के काबुल किया। काबुल के बाद इंडिया आए, इंडिया में पोरस से लड़ाई हुई, आगे जाते वापस गए, जो कि नंदा ने अपोज किया, तो सेल्यूकस निकेटर को छोड़ गए अपने वहां पे। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मतलब संधि करने की कोशिश की, लड़ाई हुई, हार गया, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी लड़की इनको दे दी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने गंगा वैली में फेमाइन आने की वजह से आपके भद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया गए, श्रावण बेलागोला, जहां उनकी डेथ हुई। और जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे वो थी सुलेखना। ये सुलेखना भी आप गूगल कर सकते हैं। और रिलीफ मेजर महास्थान और सोगुरा लिए। इसमें मैंने 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट नीचे लिखी हैं कि आप ये देखिए कि जब मौर्यंस में मोन्यूमेंट्स और स्तूप्स बहुत बने हैं, तो जो स्तूप वुड के बने हुए हैं, लकड़ के बने हैं, और 2 एक हैं पत्थर के जो बने हैं। जो लकड़ के मोन्यूमेंट जितने भी बने हैं वो सब अशोक से पहले के बने हैं, बिफोर अशोक पीरियड। और जो स्टोन के मोन्यूमेंट बने हैं वो सब अशोक के बाद बने हैं। ओके, तो जैसे आप देखते हैं लॉइन एम्बलम है हमारा इंडिया में, तो वो अशोक का ही है। अशोक ने जो सारनाथ में पिलर बनाया था उसमें लॉइन एम्बलम था, जो आज की डेट में हमारा शेर जो 3 मुंह दिखते हैं और चौथा मुंह, जो सिंघम मूवी में भी उसने कहा कि चौथा मुंह नहीं दिखता, तो इस वे में वो अशोक के द्वारा बनाए गए स्टोन मोन्यूमेंट्स हैं जो कि सारनाथ में है। मेजर पॉइंट ये है कि अशोक से पहले वुड के मोन्यूमेंट्स थे और आफ्टर अशोक स्टोन के मोन्यूमेंट्स। तो ये भी कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि मौर्यन एम्पायर में ये क्या था। ओके, सो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मेजर था, इसके बाद हम बिंदुसार, अशोक, और उसके बाद जो पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी आई, उनका आगे क्या रेफरेंस रहा, क्रोनोलॉजी में उनका क्या सीक्वेंस था, उनके पैरेलली और कौन से राज्य थे, और इंडिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या क्या हुई। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।